ध्रुव शक्ति कहानी के इस हिस्से की शुरुआत होती है एक घने जंगल के बीच से, जहां हर तरफ सन्नाटा होने के बाद भी एक अद्भुत दिव्यता का एहसास होता है। वहीं एक प्राचीन आश्रम में एक युवा लड़का बैठा है, ध्रुव। ध्रुव के सामने बैठे हैं बाबा, जो ध्रुव के जीवन के अनसुलझे सवालों को उसके अस्तित्व से जोड़ रहे थे। ध्रुव की आंखों में अब भी वही सवाल है और अब भी वही गहरी बेचैनी और भी बढ़ती जा रही है। ध्रुव बाबा से पूछता है, बाबा, मेरा जन्म शक्तिलोक जैसे दिव्य स्थान पर हुआ था, तो मैं पृथ्वी पर कैसे आया? और मेरे माता पिता, वो कहाँ हैं? बाबा ध्रुव की बातों का जवाब देते हुए बोलते हैं, पुत्र, यह सवाल तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने की पहली कड़ी है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचाने के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। वह बलिदान केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समस्त सृष्टिलोक के संतुलन के लिए था। उन्होंने अपनी सांसों की परवाह न करते हुए तुम्हें जीवन दान दिया है। महारानी सौम्या, शक्तिलोक की महारानी, तुम्हारी माँ ने जब तुम्हें जन्म दिया था, उस दिन सत्यलोक की दिव्यता चरम पर थी। राजा आदित्येंद्र, तुम्हारे पिता, और रानी सौम्या तुम्हें अपनी गोद में लिए तुम्हारे जन्म का उत्सव मना रहे थे। पूरा शक्तिलोक रोशनी और खुशियों से भर गया था। तुम्हारे जन्म के उत्सव पर महाराज ने एक घोषणा भी की थी, यह बालक केवल हमारा पुत्र नहीं, यह शक्तिलोक का भविष्य है, सत्य और धर्म की रक्षा का योद्धा। आज से इसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। इतना सुनते ही मानो जनता की खुशी दुगनी हो गई हो। महल तुम्हारे और महाराज के जयकार से गूंज उठता है। जनता के गूंज को शांत होते ही महारानी महाराज से बोले, ध्रुव की आंखों में वही ज्वाला है जो आपके निर्णय में है महाराज। हमारा पुत्र हमारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा उत्तरदायित्व बनेगा। उस उत्सव को शक्तिलोक के निवासी धूमधाम से मना रहे थे, लेकिन बाबा बोलते हुए अचानक रुक गए। ध्रुव उस रुकावट से खुद को असहज और बेचैन महसूस किया। वो बाबा से तुरंत पूछता है, लेकिन क्या बाबा? बाबा ठहराव भरे स्वर में बोलते हैं, तुम्हारे जन्म को लेकर शक्ति के लोग इस दिन को दिव्यता के रूप में याद करते थे, लेकिन जहां खुशी थी वहीं अंधेरे में षड्यंत्र का जन्म हो रहा था। यह बात क्रिसमस की उस रात की है जब खुद सेंटा क्लॉज तुम्हारे दिव्यता से प्रभावित होकर तुम्हारे पास आए थे। जब वो अपने गिफ्ट को लेकर हमारे लोग से गुजर रहे थे, तभी सेंटा ने तुम्हारे जन्मोत्सव के माहौल को देखकर हैरान हो गए थे। वो मन ही मन मुस्कुराते हुए खुद से बातें किए कर, आखिर क्या खास बात है इस लोग के उत्सव में जो इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है? चलो चल के देखते हैं और बाकी बची हुई खुशी को मैं पूरी कर देता हूँ। सेंटा का आगमन देख महाराज उनका स्वागत भी करते हैं। राजा उनसे बोलते हैं, स्वागत है आपका। आपके आगमन से हमारा यह दिन और भी खास बन गया। सेंटा उनकी बातों से प्रसन्न होकर वो खुद राजा से बात करते हैं और बोलते हैं, लेकिन महाराज, इस उत्सव का कोई कारण तो होगा। राजा उनके बातों का जवाब देते हुए बोलते हैं, आज हमारा पुत्र का जन्म हुआ है, ध्रुव। तभी महारानी सौम्या तुम्हें सेंटा क्लॉज को दिखाते हैं। सेंटा तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हुए थे और वो महाराज से बोले, यह केवल आपका पुत्र नहीं है महाराज, इसमें पूरे ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति है। इसे सही मार्ग पर चलना होगा ताकि भविष्य में ये असहाय लोगों की उम्मीद का कारण बन सके। जब सेंटा क्लॉज ने आशीर्वाद के तौर पर तुम्हारे माथे पर हाथ फेरा था, तब एक हल्की सी नीली रोशनी उभरी थी और तभी सेंटा क्लॉज मुस्कुराते हुए उस दिन एक और घोषणा किए थे, आज के बाद इसे ध्रुव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। सभी जनता ध्रुव शक्ति के नाम से जय जयकार करने लग रहे थे। उस दिन के उत्सव में शक्तिलोक की दिव्यता में दुगना उभार आया था। सेंटा क्लॉज जो आया था, मानो जैसे शक्तिलोक के सभी जीव ध्रुव के आने से मंत्रमुग्ध हो गया हो।
लेकिन उसी शक्तिलोक के किसी कोने में ये उत्सव, ये मनोरंजन, तुम्हारा जन्म को लेकर ये सभी जय जयकार, ये सब सुनकर किसी के मन में गुस्से की भावना चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। शक्तिलोक के सेनापति और महाराज के सगे भाई, तुम्हारे चाचा विक्रम सेन, वो शुरुआत से ही महाराज के प्रति घृणा और ईर्ष्या का भाव रखता था। उसे लगता था कि राजगद्दी का असली हकदार वो खुद है, जबकि प्रजा ने राजा आदित्येंद्र को अपना राजा चुना था। तुम्हारा जन्म शक्तिलोक और वहां के लोगों के लिए भविष्य की नई उम्मीद बन गई थी। उन सबके लिए आने वाली रोशनी का कारण बन गए थे तुम। अब लेकिन कहते हैं ना कि हर रोशनी के पीछे अंधकार होता है। विक्रमसेन उस अंधकार का सबसे बड़ा कारण है। उस दिन वो गुस्से से भरा हुआ था। उसने एक गुप्त कक्ष में अपने खास मंत्रियों के साथ अपना शिकायत जाहिर कर रहा था। गुस्से में वो बोले जा रहा था, इतने सालों तक मैंने शक्तिलोक की रक्षा की, मैंने युद्ध लड़े, बलिदान दिए, और अब यह राजगद्दी मेरा भाई का बेटा ले जाएगा। ये मैं होने नहीं दूंगा। चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कदम उठाना पड़े, मैं उठाऊंगा। गद्दी का लालच उसकी आंखों में जलन और गुस्से की ज्वाला को और भी भड़का रहा था। उसके ही कुछ निजी मंत्रियों में से एक खड़ा होकर बोलता है, आप सही बोल रहे हैं महाराज। पहले तो राजा ने आपकी गद्दी छीन ली और अब ध्रुव, इस तरह तो आप उसके गुलामी करते रह जाएंगे। तभी विक्रमसेन के दिमाग में एक खतरनाक योजना सूझा और उसने अपने मंत्रियों से बोला, मेरे पास इसका उपाय है। मंत्री ने पूछा, क्या महाराज? विक्रमसेन बोला, विघ्नासुर। मंत्री बोला, लेकिन महाराज वो तो समस्त शक्तिलोक के लिए घातक है। विघ्नासुर? बाबा ये कौन था विघ्नासुर? बाबा अपने बातों को जारी रखते हुए बोलते हैं, कुछ सालों पहले विक्रमसेन और राजा जितेंद्र ने मिलकर विघ्नासुर को उसके आतंक के कारण उसके ही लोक में कैद करके छोड़ दिए थे, और अब विक्रमसेन उससे हाथ मिलाने जा रहा था। विघ्नासुर को जिस लोक में कैद किया गया था वो लोक था काल लोक। ठीक उसके नाम के ही तरह उसका वातावरण था। वहां के माहौल का काले घने बादल काल लोक के नाम से भी ज्यादा भयावह था। जिस तरह शक्तिलोक को सच्चाई और वहां के सुनहरे माहौल उस लोक को दिव्य और अलौकिक बनाता था, ठीक उसके विपरीत काल लोक को काले घने साए, कड़कड़ाते हुए बादल और वहां जमीन पर उबलता हुआ ज्वाला, रहस्यमय डरावनी महल उस जगह को और भी भयावह बना देता था। गगनयात्री जब वहां से गुजरते थे तो उसका मतलब था मौत को ही देख लेना। उसने बिना किसी को खबर किए वो काललोक जा पहुंचा। महल के अंदर का माहौल किसी के रूह को उसके शरीर से अलग करने के लिए काफी था। विक्रमसेन जैसे ही उस महल के अंदर मुख्य भाग पर पहुंचता है, तभी एक आवाज गूंजती है, कौन? महल के अंदर बर्फ में कैद था विघ्नासुर। वो किसी बर्फ की सिल्ली की तरह एक कवच में कैद था, जिससे वो हिल भी नहीं सकता था। विक्रमसेन उस कैद हुए विघ्नासुर के सामने जाता है। तभी एक डरावनी हंसी के साथ विघ्नासुर बोलता है, जरा देखो तो कौन आया है। शक्तिलोक के रक्षक, अपनी आन बान शान रखने वाला विक्रमसेन। विघ्नासुर उसे चिढ़ाते हुए बोलता है। विक्रमसेन बोलता है, मुझे अब राजा बनने के लिए कोई भी कदम उठाना पड़े तो मैं कुछ भी करूंगा। मैं बस शक्तिलोक का राजा बनना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। विघ्नासुर की गूंजती हुई आवाज है, मैं इस कवच में कैद हूँ, इस वजह से मैं कोई भी मदद नहीं कर सकता, वरना मैं तुम्हें राजा बनने में जरूर मदद करता। तो क्या मैं वापस चला जाऊं? ये मानकर कि बुराई की ताकत विघ्नासुर सिर्फ नाम का एक असुर है। विघ्नासुर बोला, देखो, केवल 2 ही शर्त पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ।
और विघ्नासुर ने 2 शर्तें रखी। पहली, कवच के कारण मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, लेकिन अगर तुम अपना शरीर मुझे दो तो मेरी आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर जा सकती है। दूसरी शर्त, शक्ति लोक पर अधिकार पाने के बाद 12 कन्याओं का बलिदान देना होगा, जिनका जन्म सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही हुआ हो, और उन सब के पवित्र खून यहाँ पे लाकर चढ़ाने होंगे ताकि कवच टूट जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। विक्रमसेन ने लालच में आकर हर शर्त मान ली। तभी काले साए उसके शरीर में समा गए, जिससे विक्रमसेन के शरीर में विघ्नासुर का वास हो गया। वो अब पहले से भी ज्यादा क्रूर और डरावना दिखने लगा था। उसकी आंखें ज्वाला की तरह लाल हो गई थी। अब शक्तिलोक के किसी भी निवासी को विक्रमसेन को पहचानना नामुमकिन था। बाबा के द्वारा बताई जा रही इन सभी बातों को सुनते हुए ध्रुव डर का एक घूंट पीता है और बाबा से बोलता है, तो क्या विक्रमसेन ही मेरे माता पिता के मौत का कारण है? और क्या उसके बाद से लेकर अब तक शक्तिलोक पर बुराई का ही शासन है? बाबा बोलते हैं, ध्रुव, तुम्हें इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा ध्रुव शक्ति के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए AI स्टोरी टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर इस पार्ट के लिए लाइक कर दो।